अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 506 का लेसन नंबर 7 आज हम करने जा रहे हैं पिजन्स एंड क्रियोल्स थ्योरीज ऑफ ओरिजिन। इसमें जी अब हम उन्होंने दे दिया है मुख्तलिफ थ्योरीज दे दी हुई हैं पिजन्स और क्रियोल्स की के उनके मुताबिक यहाँ से पिजन और क्रियोल का वजूद आया और यहाँ से आया। तो ये थ्योरीज हम पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 37 इंडिपेंडेंट पैरेलल डेवलपमेंट थ्योरी। अच्छा, अब पिजन्स और क्रियोल्स के जो ओरिजिन हैं उनको उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पॉलीजेनेसिस, मोनोजेनेसिस, यूनिवर्सल स्ट्रेटजीज। पॉलीजेनेसिस में क्या है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये जो क्रियोल और पिजन्स हैं, ये मुख्तलिफ ज़राए से वजूद में आई हैं। उनका कहना ये है। पॉलीजेनेसिस में ये माना जाता है। मोनोजेनेसिस में क्या माना जाता है कि ये एक सिंगल सोर्स से वजूद में आई हैं। कोई एक सिंगल सोर्स मौजूद था, ये उससे वजूद में आई हैं। ये ओरिजिन है पिजन्स और क्रियोल का। यूनिवर्सल स्ट्रेटजीज़ में क्या कहा जाता है कि यूनिवर्सली एक कुदरती तौर पर जो लैंग्वेज वजूद में आती है, ये उस तरह वजूद में आती हैं जैसे एक बच्चा कुदरती तौर पर एक लैंग्वेज बोलना सीखता है, वैसे ये भी वजूद में आती हैं। ये समझा जाता है इसमें। इंडिपेंडेंट पैरेलल थ्योरी पॉलीजेनेटिक। ये पॉलीजेनेटिक थ्योरी है। इसमें यह समझा जाता है कि पिजन्स और क्रियोल जो हैं वो मुख्तलिफ वेराइटीज़ से वजूद में आई हैं और वो वेराइटीज़ इंडिपेंडेंट हैं, मतलब कि मुख्तलिफ ज़ुबानें हैं, वो अपने अंदर एक पूरा अपना एक वजूद रखती हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, वो इन मुख्तलिफ ज़राए से मिलकर इनके कुछ फ़ीचर पिजन्स और क्रियोल में आ गए हैं और ये ओरिजिन बनेंगे और वो ओरिजिन है पिजन्स और क्रियोल का। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ ड्यू टू शेयर्ड सर्कमस्टांसेस ऑफ ओरिजिन। क्या मतलब है इसका कि आगे यही बताया गया। शेयर्ड सर्कमस्टांसेस ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है कि कोई भी जब पिजन और क्रियोल वजूद में आती है तो जो उसके हालात होते हैं, जिन हालातों में वो वजूद में आती है, वो तकरीबन एक जैसे होते हैं, शेयर्ड होते हैं, एक जैसे होते हैं। वो क्या हैं जी? कम्युनिकेशन के लिए चाहिए होता है, नीड फॉर कम्युनिकेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रेड। जो ट्रेड के लिए कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज की ज़रूरत थी, एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज की ज़रूरत थी, वो हालात हर जगह पाए जाते हैं। या कोई ऐसे हालात जहाँ पे 2 बंदे एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते, ये वहाँ पे पिजन और क्रियोल बनती ही बनती हैं। ठीक है, तो ये शेयर्ड सर्कमस्टांसेस हैं। ये मैंने बहुत ही सिंपल करके आपको बता दिया कि ऐसा हालात जहाँ पे 2 लोग या बहुत सारी कम्युनिटी एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानती, वहाँ पे पिजन्स और क्रियोल्स बनती हैं और वहीं पे बनती हैं और कहीं नहीं बनती। तो ये शेयर्ड सर्कमस्टांसेस है। अच्छा जी, हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत है, कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत है। इसके अलावा ऑफन शेयर द सेम सुपरस्ट्रेट लैंग्वेज। अक्सर और जब भी कोई पिजन और क्रियोल बनती है, वो अपनी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज ज़रूर रखती है जिससे वो मार्ज़ वजूद में आती है, जिसके वो फ़ीचर लेती होती है या जिससे वो करीब होती है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, अदर सुपरस्ट्रेट्स belong to the same language family, that is Indo-European shared circumstances of origin। उनका कहना है कि जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ से आई ना, इस थ्योरी में मुख्तलिफ वैराइटीज़ से वो कह रहे हैं ना कि आई, तो ये जो मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं वो में भी एक उनकी सिंगल पेरेंट लैंग्वेज हो, और उन्होंने उसे कह दिया कि में भी वो इंडो यूरोपियन जो है वो सिंगल पेरेंट लैंग्वेज से वजूद में आई हों, उसकी वेराइटीज़ हों वो लैंग्वेजेस जिससे पिजन और क्रियोल बनी हैं। तो हो गए शेयर सर्कमस्टांसेस। तो बस यही है और फजूल है। ये चैप्टर पूरा फजूल है, ये कोई इतना ख़ास नहीं है। टॉपिक नंबर 38 न्यूटिकल जैर्गन थ्योरी। अच्छा, अब इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा है कि उनका कहना है कि जो ये पिजन और क्रियोल हैं, ये जो बहरी जहाज़ पे जो यूरोपियन शिप्स
जो एशियन और अफ्रीकन जो बंदरगाहों पे जाती थी, वहाँ से जो स्लेव ट्रेड होती थी या ओवरऑल जो भी सिस्टम था, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, उनका कहना है कि ये उन लोगों को ट्रेड करने के लिए, तिजारत करने के लिए और वैसे भी यही स्लेव ट्रेड के लिए एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए थी अपने बीच में। और तो उन्होंने एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज कर ली अपने दरमियान, एक ट्रेडिंग लैंग्वेज उन्होंने कायम कर ली या बना ली, जो समझें वो जो है लैंग्वेज, उनका कहना है उस लैंग्वेज से पिजन और क्रियोल वजूद में आई हैं। द पॉसिबल इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूटिकल जैरगन नोटेड बाय द अमेरिकन लिंग्विस्ट जॉन रनक इन 1938। ये GMCQs आपने देख लेना है। इस बंदे ने ये जो है नोटिस किया कि बहुत इन्फ्लुएंस है जी न्यूटिकल जैरगन का। न्यूटिकल जैरगन वही है जो यूरोपियन शिप्स पे जो एक पूरा लैंग्वेज सिस्टम है जो उनका इन्फ्लुएंस था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। शिप्स हैड क्रूज फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज़। जो बहरी जहाज़ में मौजूद थे लोग जो उन्हें चलाते थे वो डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के थे, तो उन्हें एक कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत थी, ऑफ कोर्स थी। डेवलप्ड फ्रॉम अ शिपबोर्ड लिंगुआ फ्रैंका, तो वो जो लैंग्वेज थी ना जो उन्होंने अपने ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में बोलने के लिए बनाई, उसे जी लिंगुआ फ्रैंका कह दिया गया। वो सब जानते थे जहाँ पे जिन ममालिक में वो ट्रेड के लिए जाते थे या वैसे भी वो अपनी कम्युनिटी में जब बोलते थे तो उसे लिंगुआ फ्रैंका कह दिया गया। इसके अलावा ये MCQs देख लें। द लिंगुआ फ्रैंका नॉट अ पिजनाइज्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज वाज यूज्ड ऑन ट्रेडिंग रूट्स। उनका कहना है कि जो लैंग्वेज थी, इसे जो ये लिंगुआ फ्रैंका इन्होंने बना ली हुई थी अपने दरमियान, इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज पिजनाइज्ड नहीं कह सकते। मतलब ये कोई पिजन नहीं थी ना, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी। ठीक हो गया। ये जिसे कहते हैं ना मुख्तलिफ लोगों के फ़ीचर, मुख्तलिफ लोगों के लैंग्वेज के फ़ीचर लेके बनाना, वो नहीं किया था इन्होंने। एक अलग से ही लैंग्वेज बना ली हुई थी। तो इसे नॉट अ पिजनाइज्ड स्टैंडर्ड लैंग्वेज वाज यूज्ड ऑन ट्रेडिंग रूट्स, दैट्स ऑल। ठीक हो गया। करेक्टरिस्टिक अब आगे उसके देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या थे इसमें कि इसमें न्यूटिकल आइटम्स, मतलब शिप्स पे जो अक्सर ही चीज़ें मौजूद होती हैं, उनके वोकैबलरी बहुत इसमें मौजूद है इस लैंग्वेज में, इस लिंगुआ फ्रैंका में या पिजन कह लें जो भी। इसमें बहुत न्यूटिकल आइटम्स की वोकैबलरी मौजूद है। इसके अलावा इसके ग्रामर जो है वो बहुत सिंप्लीफाइड है। इसके अलावा इसका एविडेंस जो है, जो इसका सबूत है, जो ये साबित करता है कि पिजन और क्रियोल इससे निकली हैं, कि बहुत सारे पिजन और क्रियोल्स में न्यूटिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मतलब वोकैबलरी पाई जाती है वैसी जो वो अपने ट्रेडिंग रूट्स पे यूज़ करते थे, जो वो अपनी कम्युनिटीज़ में यूज़ करते थे। यूरोपियन जो क्रूज़ होते थे या वैसे भी बहरी जहाज़ में जो क्रूज़ होते थे, इसमें वो बहुत वोकैबलरी पाई जाती है। तो ये एक एविडेंस है जी। एविडेंस अगेंस्ट द थ्योरी के अगेंस्ट क्या है एविडेंस? इस थ्योरी के अगेंस्ट ये एविडेंस है कि उनका कहना है कि बहुत कम पिजन्स हैं जिनमें सी बेस्ड टर्म्स हैं, मतलब ये न्यूटिकल टर्म्स हैं जिनमें ये बहरी जहाज़ में यूज़ होने वाली आइटम्स या यहाँ पे वहाँ पे यूज़ होने वाली वोकैबलरी बहुत कम पिजन्स में पाई जाती है। एक ये उसके अगेंस्ट हो गया। दूसरा ये है कि जो इसमें स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, जो उस लैंग्वेज में स्ट्रक्चर यूज़ उन्होंने कहा है कि हुए हैं, उसी तरह के जो सेम स्ट्रक्चर है वो दूसरी पिजन और क्रियोल्स में पाए गए हैं जो कि यूरोपियन लैंग्वेजेस से निकली हैं। ठीक है, तो ये उसके अगेंस्ट हो गया। टॉपिक नंबर 39, मोनोजेनेसिस थ्योरी, एफ्रोजेनेसिस हाइपोथेसिस। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने पॉलीजेनेसिस वस मोनोजेनेसिस कर दिया। पॉलीजेनेसिस में वो क्या कह रहे हैं कि पिजन्स और क्रियोल्स जो हैं वो यूरोपियन लैंग्वेज बेस्ड हैं, मतलब यूरोपियन लैंग्वेज एक पेरेंट लैंग्वेज है इंडो यूरोपियन, उनकी आगे से वेराइटीज़ हैं, उन वेराइटीज़ से ही आगे उन्होंने कहा है कि पिजन्स एंड क्रियोल्स निकली हैं। ठीक हो गया।
उनका कहना है कि ये मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट वेराइटीज़ से निकली हैं पॉलीजेनेसिस में, और ये यूरोपियन लैंग्वेज बेस्ड है। ठीक। मोनोजेनेसिस क्या कहता है कि ये पिजन्स और क्रियोल्स एक सिंगल पेरेंट लैंग्वेज से वजूद में आई हैं, एक सिंगल सोर्स से वजूद में आई हैं। ये मुख्तलिफ वेराइटीज़ में से या अलग अलग इंडिपेंडेंट वेराइटीज़ से वजूद में नहीं आई। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एफ्रोजीनियस हाइपोथेसिस ये जी प्रेजेंट किया बाय MC वॉटर इन 1995। ठीक है। मोनोजेनेटिक ये कॉन्सेप्ट है, इसे मोनोजेनेटिक समझा जाता है। इसमें उसने MC वॉटर ने क्या कहा कि जो ये लैंग्वेजेस हैं पिजन्स एंड क्रियोल्स, ये एक सिंगल सोर्स से आई हैं, सिंगल ओरिजिन है इनका। और वो ओरिजिन क्या है, उसने वो ओरिजिन स्लेव ट्रेड बोला। स्लेव ट्रेड जो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ से स्लेव ट्रेड होती थी, ग़ुलामों की तिजारत होती थी, तो उसने इसे ओरिजिन कहा है पिजन्स और क्रियोल्स का। ठीक है। एविडेंस इसके हवाले से क्या है, एविडेंस फॉर द हाइपोथेसिस के जी अगर ये कह रहे हैं ना वो पॉलीजेनेसिस वाले के यूरोपियन बेस्ड हैं, यूरोपियन बेस्ड हैं ये सारी पिजन्स एंड क्रियोल्स, तो इस हाइपोथेसिस में ये बोला गया है, ये एविडेंस है इस हाइपोथेसिस का कि स्पेनिश बेस्ड क्रियोल्स जो हैं वो दुनिया में बहुत कम है। सबसे पहला ये है जो स्पेनिश बेस्ड हैं, मतलब यूरोपियन बेस्ड जो हैं, वो बहुत कम क्रियोल्स हैं दुनिया में, उसकी तादाद कम है। और इसके अलावा स्पेन या यूरोपियन जो स्पेन जो है वो ग़ुलामों के लिए जो जगह हैं जहाँ पे ग़ुलामों को छोड़ा जाता था ट्रेड करने के बाद, तिजारत करने के बाद, वो बहुत कम है स्पेन में। स्पेन डिड नॉट हैव लार्ज स्लेव फोर्ट्स एंड सेटलमेंट्स इन अफ्रीका। ठीक है। ना उसकी अफ्रीका में इतनी अमल दखल थी, ना उसका इतना कोई अमल दखल था ये स्लेव ट्रेड में। ठीक है। इस वजह से भी ये एक एविडेंस है इस हाइपोथेसिस के हक में। इट डिड नॉट यूज़ लेबर बेस्ड कल्टीवेशन सिस्टम। जब ग़ुलामों को तिजारत की जाती थी तो उनसे लेबर का काम दिया जाता था। ठीक है। उनके ही ज़रिए तकरीबन सब कुछ उगाया जाता था, सारी प्रोडक्शन उनके ज़रिए की जाती थी। अब इनका कहना है कि यूरोपियन बेस्ड है ज़्यादातर क्रियोल्स, पॉलीजेनेसिस का कहना है। तो ये मोनोजेनेटिक में जब ये MC वॉटर ने ये बोला कि इट डिड नॉट यूज़ लेबर बेस्ड कल्टीवेशन सिस्टम्स, स्पेन तो ऐसा नहीं करता। स्पेन का जब इतना कोई अमल दखल ही नहीं है जो स्लेव ट्रेड में, ना वो इतना लेबर बेस्ड कल्टीवेशन करता है या जब ग़ुलामों पे इतना ख़रीद के उनको काम पे लगाता है, तो फिर कैसे हो सकता है उनका यूरोपियन बेस्ड क्रियोल्स या पिजन और क्रियोल तो उन्हीं माहौल में बनेंगी ना जहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर्स के लोग होंगे जो एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं जानते होंगे। तो ये जी एविडेंस हैं इनके हक में, इस हाइपोथेसिस के हक में। इसको एफ्रोजेनेसिस हाइपोथेसिस कहा जाता है। टॉपिक नंबर 40, बेबी टॉक थ्योरी। अब proposed in 1876 बाय चार्ल्स लीलैंड। ये जी आपने MCQs देख लेना है। कंसीडर्ड द अर्लीस्ट पिजन जनरेशन थ्योरी, ये भी MCQs है। इसे जी अर्लीस्ट जिसे कहते हैं ना पिजन थ्योरी समझा जाता है। इस थ्योरी में क्या कहा गया, इस थ्योरी में ये कहा गया कि पिजन और क्रियोल्स जो हैं उसको कंपेयर कर दिया गया एक बेबी टॉक के साथ। मतलब जैसे एक बच्चा बोलता है ना, उसे पिजन या क्रियोल को उसके जैसा बोल दिया गया कि पिजन बिल्कुल वैसे ही है, एक बच्चा जैसे बोलना सीखता है या बोलता है। ठीक है। क्या इसके एविडेंस हैं, क्या इसके रैशनल हैं, वो हम पढ़ते हैं। सिमिलैरिटीज़ आइडेंटिफाइड बिटवीन अर्ली स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एंड सर्टन पिजन के यूज़ ऑफ अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ कंटेंट। बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर कंटेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने अर्ली जो होते हैं स्टेजेस बात करने के, बोलने के। कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं, वो ज़्यादातर वर्ब्स या सब्जेक्ट्स या जिसे कहते हैं ना नाउन्स,
मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं अपने बोलने में कि बस बात समझाए। तो पिजन्स में भी यही होता है, सिंप्लीफाइड होते हैं सब कुछ, स्ट्रक्चर्स वगैरह। लैक ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड्स, बात वही आ गई, इज़, एम, आर या दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स को बच्चे इस्तेमाल नहीं करते। पिजन्स में भी यही होता है। सिंप्लीफाइड ग्रामर होती है, ओवरऑल सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर होता है पिजन का, बच्चों की तरह ही होता है जैसे बच्चे बोलते हैं। लैक ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंज, वर्ड्स भी इतने नहीं होते, वर्ड्स की फॉर्म भी इतनी नहीं चेंज की जाती, ना बच्चे चेंज करते हैं ना पिजन चेंज करती है। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन, स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन से मिलती जुलती होती है पर उसके मुताबिक नहीं होती। बच्चों की जैसे बात होती है, जैसे बच्चों के जैसे लहजा होता है, बात करते हैं वो बोलते हैं, उनकी भी उस लिहाज से परफेक्ट नहीं होती और ना पिजन परफेक्ट होती है। ठीक है। यूज़ ऑफ बेबी टॉक, इसका इस्तेमाल कैसे आया, क्यों इसको ऐसे समझा गया पिजन को बेबी टॉक की तरह। द सब ऑर्डिनेट क्लास परसीव्ड एज अनएबल टू मास्टर द डोमिनेंट क्लासेस लैंग्वेज, जो लेबर क्लास थी, जो निचली क्लासेस थी, वो इस काबिल नहीं थी कि वो मास्टर कर सके जो डोमिनेंट क्लास लैंग्वेज थी, जो ऊंचे लोगों की लैंग्वेज थी, जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज समझी जाती है, वो इस काबिल नहीं थी। क्योंकि जाहिर सी बात है ये पिजन है ना, तो पिजन स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं होती, ये उससे निकली हुई एक लैंग्वेज होती है और एक बीच की लैंग्वेज होती है। तो जो वो लोग हैं वो इस काबिल नहीं होते या वो कर नहीं सकते, वो उसे ना मास्टर नहीं कर सकते स्टैंडर्ड लैंग्वेज को, इसीलिए तो बीच की वो लैंग्वेज बनती है। ठीक है। मास्टर्स ट्राई टू इमिटेट देयर सर्वेंट्स इनकरेक्ट स्पीच पैटर्न्स, जो ये स्लेव में जो स्लेवरी सिस्टम था, इसमें जो मास्टर्स होते थे उनके, वो अपनी ग़ुलामों की जो इनकरेक्ट स्पीच होती है वो उसे ठीक नहीं करते थे, वो उनको उनसे उसी की तरह बात करते थे। तो इस ये भी हो गया कि वो ठीक नहीं हो सकते, वो अनेबल, वो कर ही नहीं सकते हैं मास्टर ना दूसरी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, या उनके जैसा बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके मास्टर्स उन्हें सिखा नहीं रहे, उनके सामने बोल नहीं रहे, वो उनसे उनकी तरह ही बात कर रहे हैं। रिजल्ट्स फ्रॉम इंटेंशनल सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्पीच, जी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया स्पीच को, तो यही बात होती है ना, जब सिंप्लीफाई कर दिया जाता है तो फिर बच्चे भी सिंप्लीफाई करते हैं, पिजन भी सिंप्लीफाई करती है। इस चीज़ ने क्या कर दिया, डिप्राइव्स द लर्नर द अपॉर्चुनिटी टू लर्न द करेक्ट मॉडल, जो सीखने वाले लोग हैं वो करेक्ट मॉडल को सीख नहीं सकते, इस चीज़ ने उसे रोक दिया। ठीक हो गया। एविडेंस, इसके ख़िलाफ़ क्या आया, एविडेंस अगेंस्ट द थ्योरी, उनका कहना है कि जो अगर ये कह रहे हैं ना कि पिजन्स बेबी टॉक की तरह होता है, तो उनका कहना है कि ये बेबी टॉक ज़्यादातर ये देखा गया है, नोटिस किया गया है कि नॉन यूरोपियंस जो हैं वो आपस में ये पिजन्स यूज़ करते हैं। जब ये नॉन यूरोपियंस के साथ बात करते हैं तब इनके मुंह से फरफर इंग्लिश निकलती है, मास्टर हो जाते हैं तब तो इंग्लिश में। ये पिजन्स बस अपनी कम्युनिटी में ही यूज़ करते हैं, तो ये इसके ख़िलाफ़ एविडेंस है कि नहीं जी, मास्टर नहीं कर सकते डोमिनेंट लैंग्वेज को या मॉडल लैंग्वेज को, सीख नहीं सकते, मास्टर नहीं कर सकते, तो ये उसके ख़िलाफ़ है। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 41, थ्योरी ऑफ रिलैक्सिफिकेशन। सबसे पहले जान लें रिलैक्सिफिकेशन होता क्या है। लैंग्वेज चेंज का एक मैकेनिज़्म होता है ये। इसमें क्या होता है कि आपने एक लैंग्वेज है, उसने दूसरी लैंग्वेज की वोकैबुलरी उठाई और अपनी लैंग्वेज में रिप्लेस कर दी, अपनी लैंग्वेज में डाल दी, ये होता है सिंपली रिलैक्सिफिकेशन। जो ग्रामर है वो अपनी लैंग्वेज का वो चेंज नहीं करेगा, हाँ वोकैबुलरी दूसरी लैंग्वेज से उसने उठाई और अपनी उसमें डाल ली, उसमें जो अपनी लैंग्वेज में वोकैबुलरी थी वो हटा दी और दूसरी लैंग्वेज की वोकैबुलरी ले आया। ठीक है, ये है रिलैक्सिफिकेशन, सिंपल। अब थ्योरी ऑफ रिलैक्सिफिकेशन में क्या समझा जाता है कि जो यूरोपियन लैंग्वेज बेस्ड पिजन्स हैं वो एक सिंगल सोर्स से वजूद में आई हैं। तमाम पिजन्स, तमाम ऑल यूरोपियन लैंग्वेज बेस्ड
pigeons derive from a single source, a pigeon called साबिर। ये आपने MCQs भी याद रखना है। एक सिंगल सोर्स है साबिर, ये एक लैंग्वेज है, पिजन है ये एक। इससे जी सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस बेस्ड जो पिजन्स हैं वो वजूद में आई हैं। ये साबिर क्या है, ये लिंगुआ फ्रैंका है उन ट्रेडर्स का जो कि ट्रेडिंग रूट्स, जो कि मेडिटेरियन सी पे ट्रेडिंग रूट्स पे इस्तेमाल करते थे इसे एज अ लैंग्वेज। ट्रेडर्स साबिर को ट्रेडिंग रूट्स पे इस्तेमाल करते थे। ये भी लैंग्वेज, ये भी MCQs है, ये आपने याद रखना है। साबिर वाज यूज्ड एज अ लिंगुआ फ्रैंका बाय ट्रेडर्स ऑन ट्रेड रूट्स इन द मेडिटेरियन सी इन द मिडल एजेस। पोर्तुगीज रिलैक्सिफाइड साबिर, ये भी MCQs है। रिलैक्सिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया। प्रोसेस ऑफ रिलैक्सिफिकेशन क्या होता है, सिंपली मैंने आपको पहले भी बताया है। एक पिजन है, उसने मिसाल के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज पकड़ी, उसने उसकी वोकैबलरी उठाई और अपनी ज़ुबान में डाल ली। वोकैबलरी वाज रिप्लेस्ड, ग्रामर रिमेन्ड इंटैक्ट। ग्रामर है जो वो पिजन की वो अपनी ही रहेगी, वोकैबलरी वो रिप्लेस कर देगा। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 42, यूनिवर्सल प्रिंसिपल थ्योरी। ये सबसे पहले तो ये MCQs देख लें। सिमिलर टू बेबी टॉक थ्योरी, जैसे बेबी टॉक थ्योरी थी वैसे ही यूनिवर्सल प्रिंसिपल थ्योरी को समझा जाता है। इस थ्योरी में क्या समझा जाता है कि जैसे L1 स्पीकर्स जो होते हैं, जो कि जिन स्पीकर्स की फ़र्स्ट लैंग्वेज जो होती है, ज़्यादातर स्पीकर्स उसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई ही करते हैं। सब स्पीकर्स यही करते हैं, जो अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज है उसे वो सिंप्लीफाई ही करते हैं। ठीक है। इन्होंने इस सिंप्लीफिकेशन को, लैंग्वेज सिंप्लीफिकेशन को एक इनएट एबिलिटी बोल दिया है, कि एक फितरी अमल है कि पहले जो लैंग्वेज सीखी जाती है, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसे पहले सिंप्लीफाई ही किया जाता है। ठीक है। बेबी टॉक, अब इसका एविडेंस क्या है, एविडेंस फॉर द थ्योरी, कि उनका कहना है कि तमाम चिल्ड्रन, जो तमाम बच्चे होते हैं, वो अपनी अर्ली स्टेजेस में जब वो सीख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं लैंग्वेज, बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं लैंग्वेज, तो वो क्या करते हैं, वो सिंप्लीफाई ही करते हैं ना। तो इसी तरह पिजन होता है, पिजन सिंप्लीफाई करता है। तमाम चिल्ड्रन जो एक रेगुलर पैटर्न से गुज़रते हैं, एक बाकायदा उनका जो वो पीरियड होता है कि इस एज से इस एज तक वो छोटे छोटे अल्फाज बोलते हैं, फिर 2 अल्फाज इकट्ठे बोलने लग जाते हैं, फिर एक पीरियड आता है वो एक सिंप्लीफाई सा जो होता है सेंटेंस बोल सकते हैं, फिर आगे फर्दर जो उनकी स्टेजेस होती हैं। इसी तरह ही उन्होंने कहा है पिजन का हिसाब है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल थ्योरी है। ठीक है। ये जी बेसिकली यूनिवर्सल प्रिंसिपल थ्योरी है। अच्छा, अब आगे क्या है, उनका कहना है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं ना अपनी लैंग्वेज को, सिंपली बोलते हैं, वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो प्रैक्टिस्ड हो जाते हैं और फिर वो अडल्ट्स की तरह लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं, बड़े लोगों की तरह लैंग्वेज बोलने लग जाते हैं। एक प्रॉपर पैटर्न्स के थ्रू, प्रॉपर स्टेजेस के थ्रू वो चलते हैं। ठीक है। पर यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है पिजन यूज़र्स में। रिटेंशन ऑफ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज बाय पिजन यूज़र्स, उनका कहना है कि पिजन के बोलने वाले, जो पिजन बोलते हैं लोग, उनके जब आगे से बच्चे होते हैं तो वो उनके पास कोई ये सिस्टम नहीं होता कि वो सिंप्लीफाई करें, मतलब कहें कि अपनी पहले से ही मौजूद पिजन को मज़ीद सिंप्लीफाई करें। वो उसको उसी तरह ही सीखते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपल है। ठीक है। वो ऑलरेडी ही बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स पे मौजूद है, वो उसे और कितना छोटा करेंगे, वो छोटा ही होता है पहले से, तो वो उसे ऐसे ही सीखते हैं। मज़ीद आगे वो जब बड़े होते हैं तो वो कोई तब्दीली नहीं आती, कोई वो जिसे कहते हैं अडल्ट जैसे स्पीकर्स होते हैं वैसे ही नहीं होते, वो वैसी ही लैंग्वेज बोलते हैं जैसे उनके पेरेंट्स बोलते हैं, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज बोलते हैं। They use the innate ability for the language learning to transfer pigeons into creoles। बस उनका ये कहना है कि वो उस लैंग्वेज को सीख लेते हैं और जब वो सिंपली अगर आपको मैं बताऊँ कि एक पिजन है, उसने आगे से जब मदर टंग बना लिया तो वो क्रियोल हो गई, बस वो अब और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचती। ठीक हो गया। अब आगे मोनोजेनेटिक और पॉलीजेनेटिक,
ये जी पहले भी मैंने आपको बताया कि ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, इनका डिफरेंस याद होना। मोनोजेनेटिक क्या होता है? क्रियोल्स डेवलप्ड बाय अ सिंगल लिंग्विस्टिक बायो प्रोग्राम, एक सिंगल सोर्स है सारी क्रियोल्स का, सारी पिजन्स का, ठीक है। पॉलीजेनेटिक मुख्तलिफ सोर्सेज हैं और वो सोर्सेज इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, जिनसे क्रियोल्स और पिजन्स वजूद में आई हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। वैसे तो इसमें ये आपने 3 पॉलीजेनेसिस, मोनोजेनेसिस और यूनिवर्सल स्ट्रेटजीज, ये आपने 3 नाम याद रखने हैं। इसके अलावा आपने ये बेबी टॉक का, कहाँ है बेबी टॉक? ये बेबी टॉक का आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है सारा, कि बेबी टॉक कैसे, क्या है उसकी थ्योरी बेबी टॉक की। ठीक हो गया बस। और आपने ये डिफरेंस ही ज़रूर याद रखना है मोनोजेनेटिक का और पॉलीजेनेटिक का। ठीक हो गया। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।